जय हिंद मेरे दोस्तों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने आरपीएफ की तैयारी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार मैं फिर से आप सभी के लिए लेके आया हूं आरपीएफ का संभावित पेपर एक्सपेक्टेड पेपर 14। जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए रामबाण क्लास है दोस्तों। जिन भी मेरे भाई बहन का सब इंस्पेक्टर का 9, 12 और 13 दिसंबर को एग्जाम है तो वो ये क्लास को डेली देखना दोस्तों। जो क्लास चलती है रामबाण कंटेंट लेके आ रहा हूँ सभी शिफ्टों को एनालाइज करके दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जिस लेवल से आपके टीसीएस कंपनी ने क्वेश्चंस पूछे हैं सब इंस्पेक्टर में उस लेवल को मेंशन करते हुए दोस्तों आपके लिए मैं लेके आऊँ टॉप 35 क्वेश्चन। कितने टॉप 35 क्वेश्चंस लेके आऊं आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि आप इन टॉप 35 क्वेश्चंस में से क्या स्कोर करते हैं दोस्तों। ठीक है, यह आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों। दोस्तों कांस्टेबल वाले भी जरूर देखें क्योंकि टीसीएस किस लेवल से क्वेश्चंस पूछने वाली है तो आपको जरूर देखना चाहिए। क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रखूंगा कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, ये हौसले कहते हैं देख लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम के तैयारी के लिए बेस्ट कंटेंट है। आप शुरू से अंत तक बने रहना, पसीना बहा सको तो अंत तक बने रहना दोस्तों। सफलता उन्हीं पर अपनी जान लुटाती है जो मेहनत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वांगला उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। आजकल दोस्तों टीसीएस दोस्तों आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रही है जैसे आपको क्वेश्चन पूछा था कि नागालैंड उत्सव किस राज्य में मनाया, किस दिन मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि वो नागालैंड का उत्सव है और वो हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमें पता है कि गुरुजी मेघालय का उत्सव है। किस राज्य का उत्सव है स्टूडेंट्स? मेघालय का। लेकिन हमको दोस्तों टीसीएस कंपनी डीपली पूछ रही है तो हमें थोड़ा सा ओवरव्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ना सोचे कि सर जी आप डीपली पढ़ा रहे हैं। आपके एग्जाम में जो लेवल है दोस्तों जीके जीएस का वो डीपली ही पूछा जा रहा है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। वांगला उत्सव के बारे में, इसे 100 ड्रम महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है ना। इस महोत्सव का आयोजन गारो जनजाति के द्वारा, मेघालय की जो गारो जनजाति है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। सूर्य देवता को सालजोंग के सम्मान में यह आयोजित फसल की कटाई में मनाया जाता है दोस्तों। आपको यह ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जनवरी महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन शुरू से अंत तक बहुत वॉच कर लेना क्लास को दोस्तों, आपका बेड़ा पार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट के 9, 12 और 13 को एग्जाम है तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये। निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है? बुडापेस्ट, बगदाद, लंदन, सिकंदरिया। अब बहुतों को तो ये बुडापेस्ट पता ही नहीं होगा। ये किसका किसका देश है दोस्तों? ये हंगरी की राजधानी है दोस्तों। हंगरी देश का राजधानी है। हंगरी हंगरी की राजधानी है दोस्तों, है ना। हंगरी देश की राजधानी है। हमारे जो प्रश्न का आंसर होगा वो होगा सिकंदरिया। ये दोस्तों इंग्लैंड का जो लंदन शहर है दोस्तों ये किस नदी के तट पर है? टेम्स नदी बहुत पूछी जाती है। टेम्स नदी आपको ध्यान में रखनी है, टेम्स नदी। और ये जो इराक की जो राजधानी बगदाद है ये किस नदी पर है दोस्तों? बताइए, इराक की राजधानी बगदाद किस नदी पर है दोस्तों? आप लोगों को पता हो तो कमेंट करिए। और ये जो बुडापेस्ट है ना ये किस नदी के तट पर है? डेन्यूब नदी। लिख लो डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी है ना, डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। नदियों के किनारे बसे हुए शहर अच्छे से रट लेना, मजा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये इराक का जो ये शहर है दोस्तों ये बगदाद है ना, ये किस रिवर पर है? टिग्रिस नदी। लिख लो टिग्रिस नदी। क्या लिखोगे? टिग्रिस नदी। टिग्रिस नदी। तो जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बना वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी आपको इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। भाई आप सभी को पता होना चाहिए कि जो टीसीएस कंपनी है वो आपके करंट अफेयर दोस्तों अच्छी खासी मात्रा में पूछ रही है। हर शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर के देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने आज की क्लास में मतलब डेली क्लासेस जो होती हैं अच्छी खासी मात्रा में आपके करंट अफेयर भी इंक्लूड किए ताकि आप लोग कहीं पर भी ना फंस सको। 2023 के भी क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर से। हाल में ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में किसने जीत हासिल की है? आज का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। क्यों इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों? क्योंकि महाराष्ट्र के अभी जो सीएम नए नियुक्त हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको ध्यान रखना है। पहले तो ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में जीत किसने हासिल करी है? तो बिल्कुल गुरुजी महायुक्ति गठबंधन ने जीत हासिल करी है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन देखना वो क्या बनेगा कि महाराष्ट्र के अभी जो सीएम नियुक्त हुए हैं दोस्तों, नए सीएम तीसरी बार नियुक्त हुए, कौन है भाई? बताइए दोस्तों। तीसरी बार सीएम नियुक्त हुए दोस्तों, बताइए कौन है सीएम? सभी वीर बताएंगे कमेंट करके जो अभी नए सीएम तीसरी बार नियुक्त हुए वो कौन है। यहाँ के राज्यपाल भी आपको पता होनी चाहिए, सीपी कृष्णन, राधा कृष्णन है ना। यहाँ के राज्यपाल का नाम भी आपको पता होना चाहिए, सीपी राधा कृष्णन। अभी तक तो एकनाथ जी शिंदे थे लेकिन अब तीसरी बार वापिस शपथ लिए, किसने लिए दोस्तों? कमेंट करके बताइए। यहां पर मैं लिख दो सीपी राधा कृष्णन। लिख लो सीपी राधा कृष्णन, यहाँ के राज्यपाल है सीपी राधा कृष्णन।
राधा कृष्णन, राधा कृष्णन, ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीपी राधा कृष्णन। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आप लोग एक्टिव हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अभी हाल में ही दोस्तों महाराष्ट्र के नए सीएम नियुक्त हुए हैं दोस्तों, तीसरी बार उन्होंने शपथ ली है। बताइए, ये क्वेश्चन बताएंगे मेरे सभी वीर। हाल में ही असम के करीमगंज जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया? सत्यभूमि, देवभूमि, श्रीभूमि या नवलगंज भूमि? सभी वीर कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या रहेगा इसका सही जवाब? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। साथियों, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको स्टूडेंट्स होमवर्क में भी देना चाहूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के कमेंट सारे की सर जी होमवर्क में क्वेश्चंस भी दिया करो, तो एक क्वेश्चन ये आपके लिए और होमवर्क है। मेरे सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो ये आप लोग होमवर्क में क्वेश्चन आप लोग जरूर करिएगा, इसका आंसर क्या होगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होम रूल लीग की आंदोलन की संस्थापक कौन थे? बताइए, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, चितरंजन दास या मोहम्मद अली जिन्ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है भाई। बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर होने वाला है? होम रूल लीग की आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अगर हमें इन ऑप्शन में से देखें तो एनी बेसेंट, लेकिन एक नाम और है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, स्क्रीन पर लिखा हुआ है दोस्तों। पहला आप लोग ध्यान रखेंगे होम रूल लीग के बारे में। सबसे पहले संस्थापक कौन है? दो नाम ध्यान रखना है आपको। बाल गंगाधर तिलक, आप सभी को पता होगा, ये दोस्तों गरम दल के नेता थे, आप सभी जानते होंगे। लाल बाल पाल है ना, लाल गंगाधर बाल गंगाधर दल, ठीक है, तो ये गरम दल के नेता है। एनी बेसेंट, ये दो हैं जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी है दोस्तों, ठीक है। कब करी है दोस्तों? कमेंट करके बताइए। 1 अगस्त 1916 में है ना। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें दोस्तों, इनका एक पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, केसरी, जो कि मराठी भाषा में है, ठीक है, और मराठी पत्र जो कि अंग्रेजी भाषा में, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट लेना। अप्रैल 1916 में कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इन्होंने होम रूल लीग की विस्तार किया दोस्तों, और जो बचे हुए क्षेत्र हैं दक्षिण भारत का, वो एनी बेसेंट ने किया है दोस्तों, ठीक है। एनी बेसेंट की भी दोस्तों आप कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? एनी बेसेंट की मैं आपको लिखवा देता हूं यहीं पर, एनी बेसेंट के बारे में, इनकी पत्रिका ध्यान रख लो, इंपोर्टेंट है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका बहुत ही इंपोर्टेंट है। कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका, न्यू इंडिया पत्रिका, ये दोनों ही पत्रिका बहुत पूछी गई हैं दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। न्यू इंडिया पत्रिका, इंडिया थोड़ी सी मिस्टेक लिख दी है मैंने, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों ही दोस्तों, इनकी पत्रिका बहुत पूछी गई है दोस्तों, ठीक है। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मेरे वीरों, आपको इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अभी तक जिस भी भाई बहन ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां से आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी, जितनी भी हमारी आरपीएफ की क्लासेस की पीडीएफ हुई है दोस्तों, क्लासेस है ना। अगर आप दोस्तों सही में डेडिकेट से पढ़ रहे हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं आगामी शिफ्टों के लिए, तो क्लास को पूरा अंत तक वॉच कर लेना दोस्तों, मजा आ जाएगा दोस्तों। कंटेंट बिल्कुल शानदार है, सभी शिफ्टों को एनालाइज करके बनाया गया कंटेंट है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? इंपॉर्टेंट है भाई। बॉम्बे में, पटना में, लखनऊ में, मद्रास में? तो सभी का जवाब आ रहा गुरुजी बॉम्बे में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए थोड़ा सा हम राष्ट्र कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? आप शिफ्टों को एनालाइज करिए, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ए ओ ह्यूम के द्वारा 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले दोस्तों शुरुआती नाम क्या था इसका दोस्तों? इंडियन नेशनल यूनियन इसका स्टार्टिंग नेम था, लेकिन दादा भाई जी की, नेहरू जी की सिफारिश की वजह से इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, किसी को पता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इंडियन छोड़ो, कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी दोस्तों। आपको 1917 कलकत्ता अधिवेशन ध्यान होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ऐसा पूछे कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ध्यान रखना 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू दोस्तों, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी पार्टिसिपेट था उनका, ठीक है। ये सभी जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, 1925 का सरोजनी नायडू वाला दोस्तों, उन्होंने अध्यक्षता करी थी कानपुर अधिवेशन में, है ना। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित रहने वाले हैं। क्वेश्चन 7 आपके स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी को मानते थे? बताइए, लक्ष्मी देवी, पार्वती देवी, दुर्गा देवी या उर्वरता की देवी? तो गुरुजी इजी सा क्वेश्चन, हमने सभी को पता है उर्वरता की देवी को मानते थे। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं, आपको एक नजर में 10 सेकंड के अंदर अभी के अभी याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहले ये सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की दोस्तों। अब मुझे बताइए कि पशुपति की मूर्ति दोस्तों किस किस स्थल से मिली? पशुपति की मूर्ति दोस्तों किस स्थल से मिली? मेरे सभी भाई बहन मुझे कमेंट करके बताइए।
मेरे सभी भाई बहन मुझे कमेंट करके बताइए पशुपति की मूर्ति हमें किस स्थल से मिली है दोस्तों? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या धोलावीरा? बताइए, कमेंट करके बताएंगे मेरे सभी भाई बहन। पशु कौन सा था भाई? कुबड़ वाला बैल है ना, ये पवित्र पशु था इनका। देवी कौन सी थी? उर्वरता की देवी, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। समाज कौन सा था भाई? मात्र सत्तात्मक था। हमें पता चल गया कि समाज कौन सा था, मात्र सत्तात्मक। आपको यह ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक है? और मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, लोकसभा और विधानसभा की सीटों को अच्छे से रट कर जाना सभी राज्यों की। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन अच्छा खासी मात्रा में ना। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। अगर साथियों हम सबसे अधिक बोले तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा यूपी होगा। अब यूपी में आपको क्या क्या ध्यान रखना? सबसे पहले यहां की दोस्तों लोकसभा सीटें ध्यान रखनी होगी आपको। लोकसभा सीटें बताइए कितनी है यूपी में, लोकसभा सीटें बताइए। फिर उसके बाद राज्यसभा की सीटें बताइए, राज्यसभा की सीटें बताइए, राज्यसभा की सीटें कितनी है। और विधान परिषद की सीटें बताइए, विधान परिषद, क्योंकि विधानसभा तो आपको क्वेश्चन में पूछा ही है और मैं आपको विधान परिषद और पूछ रहा हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके यहां से बाहर न जाए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर न जाए। विधान परिषद बताएंगे मेरे सभी वीर। इन प्रश्नों के आंसर आपकी स्क्रीन पर हैं ये। अगर आप इनसे परिचित हैं तो आप लोग इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। गुरुजी अगर हम लोकसभा की सीटों की बात करें तो हमारे यूपी राज्य में दोस्तों, अपने यूपी राज्य में दोस्तों कितनी लोकसभा की सीटें बताइए? तो आप ध्यान रखेंगे लोकसभा की सीटें 80 हैं। वहीं राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 31 है। और वहीं विधानसभा की सीटों की बात करें तो 100 विधानसभाओं की सीटें। और हमारे जो विधान परिषद की है ना, और विधानसभा की सीटें कितनी है यूपी में दोस्तों? तो ध्यान रखना दोस्तों, विधानसभा की सीटें यूपी में 403 है दोस्तों। कितनी? सबसे ज्यादा है दोस्तों। किसमें? सबसे ज्यादा है। यूपी इज द राइट आंसर। राजस्थान में लोकसभा की सीटें दोस्तों 25 हैं, तो वहीं गुजरात में 26 हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बिहार में 40, महाराष्ट्र में 40 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सारे ही फैक्ट इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी आपको पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करवाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग या संसदीय कार्य मंत्रालय? तो हमारे प्रश्न का जो आंसर होगा गुरुजी वो निर्वाचन आयोग होगा। और निर्वाचन आयोग दोस्तों अनुच्छेद कौन से आता है बताइए? तो ध्यान रखना 324 से लेकर 29 तक है ना, 324 से लेकर 329 तक आपको ये ध्यान में रखना होगा। और स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि ये जो निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा इन सभी के चुनाव को करवाता है। आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? पीयूष आनंद को, नीना सिंह को, सदानंद वसंत दत्ते को या राजीव कुमार शर्मा को? हमारे प्रश्न का आंसर गुरुजी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चलिए वर्तमान में कौन क्या है वो हम एक नजर में देख लेते हैं। भारत के कानून मंत्री कौन है वर्तमान में? अर्जुन मेघवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट लेना। आरएडब्ल्यू का नया प्रमुख कौन है भाई? रवि सिन्हा, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य मंत्रालय जेपी नड्डा। एग्जाम में आपके पूछा गया शिफ्टों में ये क्वेश्चन। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब साथ में मुझे ये भी बता दो इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मेरे सभी भाई बहनों से गुजारिश है कि आप लोग कमेंट करिए कि इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। ठीक है, जिनको नहीं पता वो ध्यान रखना, बेंगलोर में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। अभी तक जिस भी मेरे भाई बहने क्लास को लाइक नहीं किया भाई क्लास को लाइक कर लो। बहुत ही शानदार कंटेंट है, बहुत ही मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट बनाने के लिए आपके लिए। ठीक है, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, जितना हो सके शेयर भी करिए। मेरे उन स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करिएगा स्टूडेंट्स जो भी मेरे भाई बहन रेलवे एग्जाम की तैयारी करें और जिनका एग्जाम सब इंस्पेक्टर का अगली शिफ्ट में है ना, 13 या 12 या 13 तारीख को है। और कांस्टेबल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों आपको ये ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चंस अच्छी मात्रा में मैंने इसमें इंक्लूड रखे हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही कि सर जी करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करिए, है ना। दीपक कुमार, रणदीप रिडवा जी, आलोक कुमार और संजय प्रसाद। बताइए मेरे वीरों, इसका आंसर आप लोग अगर आप दीपक कुमार टिक करें तो आपका आंसर बिल्कुल सही है भाई। उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव किसे नियुक्त किए गए? दीपक कुमार जी को। दोस्तों अगला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर लाना चाहूंगा। दोस्तों आईपीएल भी अच्छे से पढ़ लेना, जो 2024 का भी हुआ था दोस्तों, जिसमें कोलकाता जीती थी। आईपीएल 2024 की मेजबानी विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स यह खिताब कितनी बार अपने नाम कर चुकी है? 5, 2, 3, 1 बताइए। तो दोस्तों ये जो विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स जीती है वो किसकी कप्तानी में जीती है, किसके नेतृत्व में जीती है? यहां पर कप्तानी दोस्तों ध्यान रखना, तो बिल्कुल नाम आएगा श्रेयस अय्यर जी का, है ना, श्रेयस अय्यर। कप्तानी किसकी कप्तानी? श्रेयस अय्यर, लिख लो श्रेयस अय्यर।
है ना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन। श्रेयस अय्यर अभी ये वर्तमान में इनकी जो अभी जो किस टीम से खेलेंगे दोस्तों 2025 में, कमेंट करके बताइए आईपीएल में। तो बिल्कुल ये 3 बार जीता दोस्तों। 3 बार कैसे दोस्तों, आप देखिए, एक तो पहले तो जीता था दोस्तों 2012 में। कब जीता था मेरे वीरों? 2012 में। फिर दूसरा जीता 2014 में, अब जीता 2024 में, है ना। तो 2024 में मैंने आपको तीनों ही बता दिया। आप एक भी क्वेश्चन आए आप फोड़ कर आना अच्छे से। अगला प्रश्न मेरे वीरों आपके स्क्रीन पर है। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 है। राज्यों के विधानमंडलों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यह क्वेश्चन आना चाहिए। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों आपके, ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इंपीचमेंट दोस्तों किसके संविधान से लिया, कमेंट करके बताइए ना। ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है ना। हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा 168 आर्टिकल होगा दोस्तों। अब इनसे रिलेटेड मैं कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल बता देता हूं। अनुच्छेद 169 क्या कहता है कि राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति होगी दोस्तों, आर्टिकल 169 के तहत। आर्टिकल 170 कहता है कि विधानसभा की रचना। आर्टिकल 171 कहता है विधान परिषद की संरचना दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लो, आपके स्क्रीन पर है मेरे वीरों। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा लोक रंग उत्सव, आप सभी को पता चल गया कि लोक रंग उत्सव किस राज्य का? मध्य प्रदेश का। हर साल किस महीने से शुरुआत होती है? यही तो पूछा जा रहा क्वेश्चन आपके करंट में, है ना। हमें तो पता है कि लोक रंग उत्सव मध्य प्रदेश में, आप सभी को भी पता होगा, लेकिन किस महीने में शुरुआत होती, किस तारीख को शुरुआत होती, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, है ना। तो टीसीएस इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछ रही है आप लोगों के लिए, तो इसी के लेवल को मेंशन करते हुए आपके लिए कंटेंट तैयार किया गया है। तो हमारा जो आंसर होगा 26 जनवरी होगा मेरे वीरों। 26 जनवरी जो भी मेरे स्टूडेंट टिक कर रहे हैं उनका जवाब पूर्णतः सत्य है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तानसेन का संबंध निम्न में से किस घराने से है? जयपुर घराना, किराना घराना, आगरा घराना या दिल्ली घराना? दोस्तों मैं घराने से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा चुका हूं ऑलरेडी, क्योंकि घरानों से रिलेटेड क्वेश्चंस टीसीएस कंपनी पूछ रही है ना। तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा दिल्ली घराने से। चलिए एक नजर मान लेते हैं तानसेन के बारे में दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे वही जो एग्जाम में पूछने योग्य है। सबसे पहले जन्म इनका ग्वालियर में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1589 में आगरा में हुई थी। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं दोस्तों। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक है, ये ध्यान रखना। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो रुद्र वीणा, रबाब बजाने की उनकी विशेषता के लिए इन्हें जाना जाता था दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना को अच्छे से रट लेना, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। हमारे प्रश्न का आंसर गोवा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। धनसिरी और सुबनसिरी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी, गोदावरी, सतलज, ब्रह्मपुत्र? हमारे प्रश्न का जवाब ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र किस राज्य में पड़ता है और ये कौन सा विश्व, मैं आपको बता देता हूं। ब्रह्मपुत्र का नाम दोस्तों असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा माजुली द्वीप बनाती है असम में दोस्तों, ठीक है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का दोस्तों सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा बनता है दोस्तों, आपको यह भी ध्यान रखना, बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश में दोस्तों गंगा को दोस्तों पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना, और इनकी जो संयुक्त धारा है मेघना कहलाती है, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल विसर्जित करती है। यह सारा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 18, मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर या कोटा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है गुरुजी, ये बाड़मेर में स्थित है, आप लोग ध्यान रखना। दोस्तों खनिज क्षेत्रों से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? एकल नागरिकता, ये हमने किसके संविधान से लिए, कमेंट करके बताइए। द्विसदनी पद्धति, अखिल भारतीय सेवा, एकल न्यायपालिका? हमारे प्रश्न का आंसर होगा द्विसदनी पद्धति। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जो एकल नागरिकता है वो किसके संविधान से ली है, हमने इसको किसके संविधान से बोरो किया? आप सभी भाई बहन कमेंट करके मुझे बताएं किसके संविधान से लिया है। आपके होमवर्क क्वेश्चन भी साथ में चलते रहेंगे दोस्तों, है ना। होमवर्क क्वेश्चन भी आपकी प्रैक्टिस के लिए चलते रहेंगे। 2023 में वनडे विश्व का कौन सा संस्करण भारत में आयोजित किया गया था? मैंने कहा था ना दोस्तों आपको 2023 के करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़ने हैं। तो ये जो आयोजित किया गया था वो 13वां संस्करण था दोस्तों। कौन सा? 13वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन शरीर के खतरे एवं तनाव प्रतिक्रिया में भूमिका निभाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें से 2 हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं आपके लिए टाइप करके लेके आया हूं। हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा कोर्टिसोल है ना, ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी इंक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो भाई, 2 मैंने हार्मोन बताया आपको, एक तो मेलाटोनिन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नींद के लिए। ये दोस्तों हमारे नींद कब आनी है दोस्तों, ये हमें बताता है मेलाटोनिन हार्मोन। और दोस्तों ये हमारे कहां से बनता है? पीनियल ग्रंथि से बनता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है, पीनियल ग्लैंड है ना।
ऑक्सीटॉक्सिन दोस्तों, जिसको लव हार्मोन भी कहा जाता है दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है। एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि लव हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको टिक करना है ऑक्सीटॉक्सिन। अगला क्वेश्चन मेरे वीरों, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत विद्युत चुंबकीय प्रेरण दोस्तों, यहाँ प्रेरण है ना, प्रेरणा नहीं है, प्रेरण है। विद्युत प्रभाव का ताप प्रभाव या धारावाही चालक पर बल? हमारे प्रश्न का आंसर होगा मेरे वीरों बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर करता है। क्वेश्चन 23, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकते हैं? सेल्यूलोज को, स्टार्च को, अमीनो अम्ल को, ग्लाइकोजन? इसमें दोस्तों सेल वॉल भी बनी होती है दोस्तों, है ना, सेल्यूलोज। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हाँ ग्रीष्म उत्सव भारत के किस पड़ोसी देश में मनाया जाता है? हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है कि आपके जो अपने जो पड़ोसी देश हैं साथ, उसमें दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट त्योहार मनाए जाते हैं ना, वो आपको हर कंट्री का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। भूटान इस प्रश्न का सही जवाब है। हमारा भूटान दोस्तों हमारे देश से कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करता है, कमेंट करके बताइए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्पोर्ट्स में करंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रोहन बोपन्ना किस वर्ष लॉन टेनिस के पुरुष युगल वर्ग में विजेता के नंबर 1 खिलाड़ी बने? 2023, 2024, 2017, 2015? बताइए। हमारे प्रश्न का आंसर होगा 2024 में। चलिए एक नजर मार लेते हैं रोहन बोपन्ना के ऊपर दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। रोहन बोपन्ना जन्म 4 मार्च 1980 में, एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। पता चल गया इनका संबंध किससे है? टेनिस खिलाड़ी से है दोस्तों। इन्होंने ग्रैंड स्लैम खिताब जीता और करियर में 5 एटीपी और 1000 मतलब मास्टर 1000 खिताब भी हासिल किए, ये भी ध्यान में रखना है। रोहन बोपन्ना ने सोमवार को पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष युगल स्पर्धा के पहले राउंड से बाहर होने के बाद राष्ट्रीय टीम से संन्यास की घोषणा की। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो सबसे दोस्तों 44 वर्षीय उम्र दराज दोस्तों, है ना, इन्होंने संन्यास लिया, तो ये भी ध्यान रखना। 44 उम्र है, यहाँ पे लिख देता हूँ 44 वर्ष उम्र है, 44वीं वर्ष है ना, इन्होंने संन्यास ले लिया, आपको ये भी ध्यान रखना है। सबसे कम उम्र दराज खिलाड़ी बने हुए। क्वेश्चन 26, भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, प्रयागराज? तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा मुंबई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सल्तनत काल के किस शासक को रक्त पिपासु कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट। गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? बताएंगे सभी वीर। हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, हमारे प्रश्न का आंसर होगा MBT, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है। चलिए एक नजर मार लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर, भाई क्या बला है देख लेते हैं। 1325 से लेकर 51 तक इसका टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। सबसे शिक्षित शासक था दोस्तों, क्या पहला पॉइंट, सबसे शिक्षित शासक था। इसने राजधानी परिवर्तन करी थी दिल्ली से देवगिरी दोस्तों, असफल रही थी, इसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया, आपको यह भी ध्यान रखना है। इसी के समय इब्न बतूता जो मोरक्को देश से आया था दोस्तों 1333 ईस्वी में। अब दोस्तों इब्न बतूता दोस्तों इसी के समय आता है, ये ध्यान रखना है। अब इसी के समय में राय बंधु, अब राय बंधु कौन थे दोस्तों? हरिहर राय और बुक्का राय, लिख लो। राय बंधु कौन थे? हरिहर राय, हरिहर राय, हरिहर राय और बुक्का राय, हरिहर राय और बुक्का राय, ये आपको नाम ध्यान रखना है कि बुक्का राय है ना। इन दोनों ने मिलकर दोस्तों किसकी स्थापना करी थी? हरिहर राय और बुक्का राय। किस साम्राज्य की स्थापना की? तो विजयनगर साम्राज्य की इन दोनों ने मिलकर स्थापना की थी। और इनके जो गुरु थे दोस्तों, शिष्य थे, ये किसके शिष्य थे? विद्याधर के, विद्याधर के शिष्य थे, विद्याधर के, आपको ये भी ध्यान, विद्याधर के शिष्य थे, विद्याधर के ये कौन थे? शिष्य थे, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और देखते हैं। इब्न बतूता की एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है, किताब उल रहला दोस्तों, रट लेना, किताब उल रहला। जब इब्न बतूता दोस्तों मोरक्को देश से आया था दोस्तों, तो मोहम्मद बिन तुगलक इसकी विद्वानता से प्रसन्न होकर इसे दिल्ली का काजी बनाया था। यानी काजी एक राज्यपाल होता है दोस्तों, ना, तो इसे दिल्ली का काजी बनाया था दोस्तों, आपको यह भी ध्यान रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसने 2 आब कर वृद्धि में 1.2 वृद्धि करी है ना। MBT के समय 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में करी? तो MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। शास्त्रीय सरोद वादक अमजद अली खान को 2001 में भारत सरकार द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न या पद्मश्री? हमारे प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों पद्म विभूषण दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, तो इंपॉर्टेंट तरीके से हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सरोद वादक के महत्वपूर्ण कलाकार।
राजीव तारानाथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों बनेगा, क्योंकि इनका हाल में ही निधन हुआ इसीलिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, 17 अक्टूबर से 1932 में जन्म हुआ था और 11 जून 2024 तक इनका निधन हुआ, ये आपको ध्यान रखना। एक भारतीय संगीतकार थे जो सरोद वादक बजाते थे, तारानाथ अली अकबर खान के शिष्य थे। किसके? तारानाथ अली अकबर खान के। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, सरोद वादक में प्रसिद्ध कलाकार है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, अलाउद्दीन खां। 29वां, उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, सभी का ट्रीटमेंट करूंगा आपके सामने। नागालैंड के राज्यपाल कौन है भाई? नागालैंड के राज्यपाल कौन है? रघुवर सॉरी ये शीला गणेशन जी, ये ओडिशा के राज्यपाल हैं। सभी का ट्रीटमेंट अच्छे से रटे होने चाहिए, मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो आपको है ना। ओडिशा के सीएम है, ओडिशा के राज्यपाल गवर्नर। ये दोस्तों यूके, हमारा प्रश्न का आंसर ये RN रवि TN यानी तमिलनाडु के राज्यपाल है, तमिलनाडु RN रवि, तमिलनाडु। ये आपको फैक्ट ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगला फैक्ट आपके, अगला क्वेश्चन, SCO शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित हुआ? ईरान, भूटान, जापान, कजाकिस्तान। हमारे प्रश्न का आंसर कजाकिस्तान जाएगा। अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि SCO शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन 4 जुलाई स्थान में है ना, कजाकिस्तान इसका। दोस्तों ये 24वां सम्मेलन था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मेजबानी किसने करी? कासिम जोमार्ट टेकादेव, राष्ट्रपति किसके? कजाकिस्तान देश के। अध्यक्षता कजाकिस्तान ने की है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया है। और फैक्ट देखो, 10वां नया देश कौन बना? बेलारूस, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 23वां शिखर सम्मेलन पहले कहां हुआ था? ये तो 24वां था। 23वां कहां हुआ था? वर्चुअल भारत में दोस्तों, 5 जुलाई को। ठीक है, आपको 2023 का भी साथ में ध्यान रखना है। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1793 का एक्ट या 1833 का अधिनियम? 1833 के अधिनियम के तहत दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था और सुप्रीम कोर्ट की जिसकी स्थापना की थी वो 1773 था। इसी में दोस्तों बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंट को कोलकाता प्रेसिडेंस में इंक्लूड किया गया था, आपको ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो गवर्नर बनाया था वारेन हेस्टिंग को बनाया था, आपको ये भी ध्यान रखना है। और इसमें सुधार करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ये भी ध्यान में रखना है। सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है। अमाशय के अधीन, अच्छा अमाशय का अध्ययन दोस्तों, अध्ययन करिए, स्टडी ऑफ अमाशय, स्टडी ऑफ अमाशय बताइए, अध्ययन, स्टडी ऑफ अमाशय, स्टडी ऑफ अमाशय बताइए। तो इसका सही जवाब होगा और गैस्ट्रोलॉजी। कार्डियोलॉजी दिल के अध्ययन को है ना, दिल के अध्ययन को। न्यूरोलॉजी दोस्तों तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र को बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र को बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ऑस्ट्रोलॉजी हड्डियों का कंकाल है ना, हड्डियों का कंकाल, हड्डियों का अध्ययन है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 33, DRDO का मुख्यालय बताइए। एग्जाम में पूछा गया आपके सब इंस्पेक्टर की शिफ्टों में ना, तो बिल्कुल मुंबई सभी भी टिक करें। 1958 में इसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना 1958 में हुई स्थापना। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखना है ना, 1958 में इसकी स्थापना हुई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन, बहुत ही इंपोर्टेंट है, अधिनियम कब पारित हुआ? 1986, 1981, 1974, 1972। हमारे प्रश्न का आंसर ये है दोस्तों। ठीक है, पर्यावरण अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, अधिनियम। ठीक है, और ये आपके आएगा वायु अधिनियम, वायु अधिनियम, अधिनियम, वायु अधिनियम एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। जल अधिनियम, ये आपके जल अधिनियम, सारे इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से रट लेना, अधिनियम, जल अधिनियम। इनकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, स्टूडेंट ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप को, मजा आ जाएगा। अंतिम प्रश्न है, हाल में ही ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग के अनुसार भारत का शीर्ष FMCG ब्रांड कौन बना है? अमूल, पार्ले, नेस्ले या हिंदुस्तान लीवर? तो बिल्कुल दोस्तों पार्ले बना हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इंपोर्टेंट फैक्ट देख लो, ये आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं जो भी स्टार लगा रहा हूँ बहुत इंपोर्टेंट के साथ लेके आऊँ, प्रसिद्ध घराने रट लेना, टॉपिक इंपोर्टेंट है, भरपूर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। यूनेस्को स्थल अच्छे से रट लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप इसको पढ़ लेंगे यूनेस्को सूची से। ठीक है दोस्तों, भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यास, बहुत ही इंपोर्टेंट, रामबाण है भाई, रट लेना अच्छे से। ये देखो और भी लेके आया हूं मैं आपके लिए नोबेल प्राइज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से रटना है इस टॉपिक को, तो नोबेल प्राइज को। ठीक है, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य है ना, लिटरेचर, सभी टाइप के मैं लेके आया हूं लिख के आपके लिए एग्जाम में। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। हमारी क्लास इन 35 क्वेश्चन के साथ यहीं पर खत्म होती है। ठीक है, आपने इस 35 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे ईमानदारी से। मैं मेरे सभी भाई बहनों का स्कोर जानना चाहता हूं कि इनका स्कोर क्या रहा है, कैसी तैयारी चल रही है, आप लोग मुझसे कमेंट शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, अगर मेरे वीडियो आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो मेरे वीडियो एक बार इस क्लास को लाइक जरूर कर देना और जितना हो सके इस क्लास को शेयर करना अपने सभी मित्रों के साथ। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स के सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है 9, 12 और 13 को, उन स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, और ये क्लास मेरे वीरों RPF कांस्टेबल वालों के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी सब इंस्पेक्टर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है।
और आप सभी को पता है एनटीपीसी के भी एग्जाम आ रहे हैं, 19 से स्टार्ट हो रहे हैं भाई, उनके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कंटेंट बिल्कुल सेम रहता है। टीसीएस दोस्तों एक ही रेलवे के हर रेलवे एग्जाम टीसीएस कंपनी ही कराएगी, तो उसका लेवल वही रहेगा दोस्तों। तो आप इस क्लास को एनटीपीसी के लिए भी ले सकते हैं दोस्तों, यानी कि रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। अब रही बात पीडीएफ की, तो साथियों पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो जल्दी से। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथियों टेलीग्राम, आप हमारे जो टेलीग्राम का नेम है वही जो आपके चैनल का नाम है वही कि शाक्या जी जीके क्लासेस, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है। आप लोग ज्वाइन होइए, वहां से पीडीएफ लीजिए और अपना अच्छे से रिवीजन करिए, ताकि आप आगामी शिफ्टों को फोड़ सको दोस्तों, ठीक है। हमारी जो क्लास आपके समक्ष आ जाती है डेली 8 PM पे आपके रिवीजन के तौर पर दोस्तों, आप लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे और जितना हो सके उतना इस क्लास को, इस कंटेंट को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। हम कल इसी टाइम पर एक और नए संभावित पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।